हेलो बच्चों, क्या हाल चाल समाचार। बढ़िया एकदम। तो आज हम लोग लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए नया टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे ये बहुत बड़ा चैप्टर और इससे मान के चलिए 7 मार्क्स का आता ही आता है पेपर में। यही एक एक ट्वेल्थ में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिंगल चैप्टर है जिससे अकेले वेटेज है। रे ऑप्टिक्स से वेटेज है लेकिन उसमें चैप्टर ज्यादा है। लेकिन अगर आपने एसी कर लिया, और एसी को मैं 2 पार्ट में लाऊंगा, पहले इंट्रोडक्शन दूंगा और फिर एक फेजर डायग्राम बनाऊंगा और फिर आरएलसी सर्किट जिससे लॉन्ग क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है वो अलग से कराया जाएगा। ठीक है, तो अभी जो है पहला पार्ट चल रहा है जिसमें बेसिक बेसिक चीजें बताई जाएंगी। इसको करने से पहले आप लोग माइंड मैप की जो सीरीज चल रही थी जिसमें आईएससी क्लास 12th में आप जाएंगे तो आपको एसी का पूरा एक वीडियो मिल जाएगा। उससे आप फॉर्मूले पहले अपनी कॉपी में लिख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा ये समझ में आएगा। तो आप टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं चैप्टर हमारा। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बच्चे ये है कि लिखा हुआ है कि फिगर एक दिया हुआ है और इसमें हमको ये बताना है कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, देखो डायग्राम से बताना है इसको। तो बच्चे यहां पे देखो ये जो ग्राफ है इसका टाइम पीरियड कितना है। ये जितने टाइम के बाद बॉडी अपने आप को रिपीट करती है वही तो इसका टाइम पीरियड होता है। तो यहां से ये गया है और इतने टाइम के बाद आया है, इसका मतलब यहां पे जो टाइम पीरियड है वो कितना हो गया, 0.1 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बच्चे होता है 1/t होता है। तो यहां पे आ जाएगा 1/0.1, तो ये हो जाएगा 10। तो 10 हर्ट्स जो होगा वो इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है। अगला देखो, लिखा हुआ है एक एसी ग्राफ है, ईएमएफ इतना, मीन वैल्यू ऑफ द ईएमएफ फॉर द होल साइकिल। फुल साइकिल के लिए आप सबको पता होगा कि जो मीन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो होती है 0। ठीक, थर्ड क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है कि एसी जनरेटर है, जनरेट्स एन ईएमएफ कैपिटल ई वेयर ई इक्वल टू 314 साइन इतना। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी निकालनी बचे। तो यहां पे देखो क्या है, कंपेयर करेंगे हम। तो E को हम करते हैं E0 साइन ओमेगा टी से। स्पीड अप तो नहीं चल रहा है, समझ में आ रहा है बेटा। इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए तभी तो आप समझोगे। तो E की वैल्यू देखो कितनी दे रखी है, 314 साइन 50 पाई टी लिखा हुआ है। तो यहां से बेटा कंपेयर करोगे तो हमें तो क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो हम फालतू की चीजें क्यों कंपेयर करेंगे, हम ओमेगा लिखा तो ओमेगा कितना आ गया, 50 पाई आया। और ओमेगा का फॉर्मूला कितना होता है, 2f पाई। तो यहां से आ जाएगा 50 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया। तो f की वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 25 हर्ट्स आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है। अगला देखो, लिखा हुआ है एक एसी जनरेटर है और हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है आरएमएस वैल्यू। तो ई की वैल्यू देखो कितनी थी, 311 साइन 100 पाई टी, इतना दिया हुआ था। यहां से ई की वैल्यू कितनी आ गई, E0 साइन ओमेगा टी आ गई। अब देखो E0 की वैल्यू बेटा कितनी है, 311, और ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 100 पाई। तो ओमेगा इक्वल टू कितना होता है, 2 पाई एफ होता है। तो 2 पाई एफ की वैल्यू कितनी हो गई, 100 पाई हुई, ये कैंसिल हो गया। तो एफ की वैल्यू आ जाएगी 50 हर्ट्स आ जाएगी। समझ में आ रहा है। तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। और हमसे क्या पूछा गया था, आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ पूछी गई थी। तो ई आरएमएस का फॉर्मूला होता है E0/√2। तो यहां से ये हो जाएगा 311/√2। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है इतना। तो ये हमारी किसकी वैल्यू है, आरएमएस की वैल्यू आ गई। ठीक, अगले पे आते हैं। लिखा हुआ है एक इलेक्ट्रिक मेन है इन अ हाउस, ये लिखा हुआ है। ठीक है, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द इतना। तो बेटा यहाँ पे देखो ये हमारी वैल्यू दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ठीक है, एक मिनट रुकना। एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है, 50 हर्ट्स दे रखी है। हमारा जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, फॉर्मूला होता है तो वो क्या होता है, V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी होता है। ठीक, अब यहाँ पे V0 है और हमें क्या, ये जो वैल्यू दी रहती है मार्क्ड वैल्यू, ये होती है आरएमएस। तो ये कितना है, 220 है।
अब हमें पता है ना वी आर एम एस का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, वी नॉट बाई रूट टू। तो यहाँ से वी नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 220 रूट टू आ जाएगी। तो ये हो गया 220 रूट टू। साइन ओमेगा होता है 2 पाई एफ। तो यहां से बेटा जब वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा 220 रूट टू साइन 100 पाई टी। ठीक है, ये चीज यहां से आंसर आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। लिखा हुआ है आरएमएस वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज 5 एम्पियर। हमें क्या निकालनी थी, पीक वैल्यू। तो भैया अभी अभी हम लोगों ने फॉर्मूला किया था, आई आर एम एस का फॉर्मूला कितना होता था, आई नॉट अपॉन रूट टू। आई नॉट की वैल्यू आर एम एस वैल्यू दी हुई है, तो आई नॉट यहां से कितना हो जाएगा, आई आर एम एस रूट टू आ जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चे मेरे 5 रूट 2 एम्पियर आ जाएगा। समझ में आ रहा है। कह रहा है स्टेट एनी वन डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट। तो डायरेक्ट करंट जो होती है वो एक ही पोलैरिटी की रहती है, और ये थोड़े टाइम के बाद, डेफिनेट टाइम पीरियड के बाद अपनी पोलैरिटी को क्या करती है, चेंज करती है। समझ में आ रहा है। तो ये चीज हो गई, यहाँ पे डिफरेंस ये लिख लेना तुम लोग। फिर उसके बाद देखो क्या है, E की वैल्यू दे रखी है। E की वैल्यू कितनी है, 311 साइन 240 पाई इंटू टी। ठीक है, हमें क्या पूछा गया है, तो E इक्वल टू आ गया E नॉट साइन ओमेगा टी। तो ई नॉट की वैल्यू बेटा कितनी हो गई, 311, और ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई, 240 पाई। तो यहां से आ गया 2f पाई, पाई से पाई कैंसिल हुआ, तो f की वैल्यू कितनी हो गई, 120 आ गई। 120 हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद ई नॉट आ गया है, ई आर एम एस पूछा गया है। तो ई आर एम एस का फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट अपॉन रूट टू। तो यहां से ये हो जाएगा 311 बाई रूट टू हो जाएगा। कैलकुलेटर आईएससी में अलाउड है, तो वहां पे कैलकुलेटर से तुम कैलकुलेट कर सकते हो। समझ में आ रहा है। फिर देखो वही क्वेश्चन, ईएमएफ दिया हुआ है, इतना एवरेज करंट निकालना है और इतना है। ठीक है, तो यहां से बेटा कंपेयर करोगे तो ई नॉट की वैल्यू पता चल गई तुम्हें, है ना। पेपर में तुम इसी के ऊपर लिखोगे E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहां से ई नॉट की वैल्यू आ गई, ई नॉट की वैल्यू कितनी हो गई, 200। अब एवरेज निकालना है, तो ई एवरेज का फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो वो होता है 2 अपॉन पाई ई नॉट। तो बेटा जब यहाँ पे पुट करोगे तो 2 इंटू 200 अपॉन पाई, तो ये हमारा हो जाएगा 400 अपॉन पाई, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और आई एवरेज निकालना है, तो आई एवरेज क्या होता है, ई एवरेज अपॉन आर हो जाएगा। तो 400 अपॉन पाई इंटू 1 अपॉन 50, तो ये कैंसिल हुआ, तो ये आ गया 8 अपॉन पाई। समझ में आया। 8 अपॉन पाई जो होगा वो इसका आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद रूट मीन स्क्वायर किसका निकालना था, ईएमएफ का। तो यहाँ पे देखो ई आर एम एस इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट अपॉन रूट टू। ई नॉट की वैल्यू कितनी है, 200 अपॉन में रूट टू। तो यहाँ से जब करोगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे हैं, बेसिक बेसिक फॉर्मूले। अगर चैप्टर बेटा करने आए हो और इस समय करने आए हो तो तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए। देखो अब मैं यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा कि हाँ अगर बच्चे को नहीं आता है तो मैं फूक मार के सिखा दूंगा, 30 दिन का रोड मैप बना दूंगा, 20 दिन का रोड मैप बना दूंगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, तो हमें बस क्या करना है, हमें मेहनत करनी है, मेहनत करनी है और अच्छे से अच्छा हमको रिजल्ट चाहिए। तो बेटा इतना करना ही पड़ेगा। और इस समय आए हो तो हमें पता है ये सब आता होगा तुम्हें, है ना। इस समय ये थोड़ी ना है कि तुम्हें हम एक एक चीज बताएंगे तो वो वीडियो लंबी चली जाएगी, फायदा क्या है तुमको। अपने नोट्स कॉपी में बनाओ, फॉर्मूले लिखो, उसके बाद यहाँ पे जल्दी से करो। 19 मिनट 20 मिनट की वीडियो तो उसको 10 मिनट में खत्म करो, 15 मिनट में। ये सब लास्ट डे रिवीजन चल रहा है तुम लोगों का अब।
अब इसके बाद देखो 9th क्वेश्चन कह रहा है कि स्कूल है, उसने ऑर्गेनाइज कराया है एजुकेशनल टूर। ठीक है, कराते हैं भैया। 2 प्लेस जाना है। फर्स्ट वन वाज अ थर्मल पावर स्टेशन एंड द सेकंड वन वाज अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग ड्राई सेल। दैनी इतना इतना लिखा हुआ है। ठीक है, पढ़ लो, कहानी इंग्लिश में लिखी हुई है। वोल्टेजेस जनरेटेड बाय द पावर स्टेशन एंड द ड्राई सेल। तो भैया देखो, पावर स्टेशन है वो तो एसी वोल्टेज पे काम करता है, और जो ड्राई सेल होता है वो हमारा किस पे काम करता है, वो डीसी पे काम करता है। तो एसी एंड डीसी, तो इसका जो होगा वो बी पार्ट इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद एसी जनरेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो ये हमें पता होना चाहिए, थ्योरी 10th में पढ़ा था हम लोगों ने। 10th में हाउस होल्ड सर्किट में ये बताया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जब भी पढ़ाया जाता है तो 50 हर्ट्ज पे पूरे ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड क्या करती है, ये वर्क करती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। एसी वोल्टेज कैन बी स्टेप्ड अप और डाउन, तो ये ट्रांसफार्मर में तुम्हें पता है कि स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं जो कि वोल्टेज को कम या ज्यादा करते हैं। तो भाई इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रिफर टू द ग्राफ, इतना इतना इतना। तो एक तुम्हारा क्या है, जीवन के बारे में ही पूछ रहे हैं। देखो ये डीसी हो जाएगा और ये वाला जो है वो एसी हो जाएगा। तो बोथ रिप्रेजेंट एसी, ये तो गलत है। बोथ रिप्रेजेंट डीसी, ये भी गलत है। जीवन जो है वो क्या कर रहा है, एसी वोल्टेज को बता रहा है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। समझ में आया। इसमें जो थ्योरी दी थी उसमें कोई कहानी दी थी, उससे कोई मतलब था नहीं बेटा, देखा जाए तो ये सब आपको पता होना चाहिए, है ना। ये सब जो क्वेश्चन थ्योरी से बना करके न्यूमेरिकल में दे देते हैं, एमसीक्यू में दे देते हैं, तो इसका आइडिया होना चाहिए कि कैसे होगा। ऐसे नहीं होता है कि कहानी है, इंग्लिश का पैसेज है, उसी से कहानी क्वेश्चन बन जाएंगे। ऐसे क्लास 6-7 में होता था। 12th में जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें आपके देखो नॉलेज पूछी गई है, एसी डीसी क्या होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए थ्योरी में। ठीक है ना, नहीं पता है आखिरी समय में जो जो चीजें मिल रही वो ग्रैस्प कर लो, यही तो तरीका होता है। फिर उसके बाद ई की वैल्यू दे रखी है, आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट थ्रू द रजिस्टर। फ्रीक्वेंसी निकालनी है, मीन वैल्यू निकालनी है, कहां से कहां तक, इतने टाइम इंटरवल पे। तो बेटा यहां पे देखो ई की वैल्यू क्या होती है, ई नॉट साइन ओमेगा टी होती है। ठीक है, ई की वैल्यू क्या हो गई, ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे देखो ई नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, ई नॉट की वैल्यू आ गई 311, और हमें क्या निकालना है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है, रेजिस्टेंस की कितनी है, 44 है। ठीक, फिर उसके बाद आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी निकालनी है, तो आई नॉट पहले निकाल लो। आई नॉट हो जाएगा ई नॉट अपॉन आर, तो ये आ गया 311 अपॉन 44, यहां से आई नॉट आ गया। फिर उसके बाद आई आर एम एस निकालना है। आई आर एम एस क्या होता है, आई नॉट अपॉन √2, तो ये आ जाएगा 311 अपॉन 44 √2। तो यहां से ये वैल्यू क्या होगी, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है, इतना कहीं डाउट तो नहीं है ना यार। अब इसके बाद जब कंपेयर किया तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, ओमेगा की वैल्यू यहां से कंपेयर किया तो 10 आ गई। अब जब ओमेगा की वैल्यू देखो 10 है, ऐसे करोगे ना, ई की वैल्यू 311, ऐसे कर लो, नेक्स्ट पेज पे कर लो, लंबा क्वेश्चन आ गया है। तो 311 साइन 10t है। तो जब हमने बेटा इसको कंपेयर किया तो ये आ गया ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ई नॉट तो पता चल गया कितना है, 311। ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 10। ओमेगा क्या होता है, 2f पाई होता है ना, तो 2f पाई की वैल्यू कितनी हो गई, 10 आ जाएगी। समझ में आ रहा है इतना। और जब यहां से तुम f निकालोगे तो ये आ जाएगा 10/2 पाई आ जाएगा। ठीक, अब जब 10/2 पाई देखो आया यहां से, तो जब 10/2 पाई आएगा तो यहाँ पे पाई की वैल्यू, कैलकुलेटर तुम्हारे पास है तो वैल्यू पुट करोगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है इतना। तो 2 पार्ट इसके हो गए, पहला पार्ट का आंसर यहाँ से आ जाएगा और सेकंड पार्ट का जो आंसर होगा वो यहाँ से आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, मीन वैल्यू ऑफ ईएमएफ जनरेटेड बाय द जनरेटर इन 0.06 टू 0.08। अब बताओ आई एवरेज जब भी कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, तो आई एवरेज जब कैलकुलेट करते हैं तो फॉर्मूला अगर तुम्हें याद हो तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन एक t1 से t2 तक जाते हैं, टी स्मॉल t1 से स्मॉल t2 तक जाते हैं, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, आई डी टी अपॉन जितना भी टाइम होता है।
ठीक, अब यहाँ पे देखो तुम कहाँ से कहाँ तक गए हो, 0 से कितना था, 0.06 से 0.08 तक गए हो। तो ये तुम्हारा हो गया 0.06 और ये हो गया 0.08। निकालनी क्या थी, करंट निकालनी थी ना, ईएमएफ निकालना था। तो यहाँ पे फिर हम ई लिख देते हैं उसी को, ई एवरेज इक्वल टू ई डी टी। अब ई का फॉर्मूला क्या था, ई की वैल्यू थी 311 साइन 10t अपॉन में टी कितना है, तो देखो 0.06 से हम कहाँ तक गए हैं, 0.08 तक गए ना। तो टाइम की वैल्यू बचे कितनी हो जाएगी, 0.02 हो जाएगी। तो यहाँ से टाइम की वैल्यू आ गई 0.02 और ये हो गया डी टी। अब जब हम इसको करेंगे तो देखो 311 तो वही रहा, अपॉन में 0.02 ये रहा। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, और जो ओमेगा लिखा रहता है वो कहाँ आ जाता है, नीचे आ जाता है। बायो वाले जो बच्चे हो वो ध्यान से समझ लेना इसको। ये क्वेश्चन आ गया था 2018 में, लेकिन नीट वालों के लिए या बायो वालों के लिए उतना सिंपल था नहीं ये, तो इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ से बेटा 311 अपॉन 0.02 किया, यहाँ पे जब रखोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा माइनस 10 भी बाहर चला गया, यहाँ पे आएगा माइनस को भी बाहर भेज दिया, यहाँ पे आया कॉस 10 इंटू 0.8 हो गया। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है ये फॉर्मूला, ठीक है। जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये फॉर्मूला बनता है। तो 0.8 टी की जगह रखना था ना, तो 0.8 माइनस कॉस 0.6 टी, ठीक है। टी भी नहीं रहेगा, कॉस 0.6 आ गया। तो इसके बाद इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लिया जाएगा। तो जब इसके बाद सॉल्व करोगे तो कॉस 0.8 की वैल्यू देख लेना कितनी आ रही है, और कॉस 0.6 की वैल्यू देख लेना। यहाँ पे 0.8 है केवल, और यहाँ पे जो है वो 0.6 है, ठीक है। दिखाई ना दे रहा हो तो ढंग से देख लेना 0.6, क्योंकि जब 10 से करोगे ना तो 10 इंटू 0.08 होगा, तो वो आ गया 0.8 माइनस में कॉस 0.6। तो यहाँ से जब करोगे कैलकुलेट तो हमारा फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर है इतना, कहीं पर कोई डाउट तो नहीं है ना, सारी वैल्यू रख दी गई है, और कहीं पे कुछ ऐसा था नहीं कि ओमेगा की वैल्यू 10 ही दे रखी थी, तो बहुत ज़्यादा दिमाग उसमें लगा नहीं। 10 इंटू 0.02 कर दिया गया, और कुछ था ही नहीं। तो बात समझ में आ गई, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो अगला करते हैं। अगला देखो क्या है, अगला थोड़ा फेजर डायग्राम पे है। तो फेजर डायग्राम का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जान लो तुम लोग, कि अगर केवल आर सर्किट है, ठीक है, अगर केवल आर सर्किट होता है तो आई अगर इस तरफ है, आई हमेशा इधर ही दिखा दिया करो एक्स पे, चाहे वो एल सर्किट हो चाहे वो सी सर्किट हो। तो आई इधर होगा तो वी आर की वैल्यू इस तरफ हो गई, वी एल जो होगा वो ऊपर की तरफ होता है 90 डिग्री, और आई अगर इधर है तो वी सी की वैल्यू किधर होगी, नीचे की तरफ होगी। तो ये 90 डिग्री हो गया, और इधर से ये 90 डिग्री हो गया। यहाँ पे वोल्टेज हमेशा लीड करता है और यहाँ पे वोल्टेज हमेशा लैग करता है। अब तुम्हें देखो वोल्टेज का फॉर्मूला हमेशा हिंदी में याद रखोगे तो याद रहेगा, वोल्टेज का फॉर्मूला होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस, है ना। और अगर हम वी आर की बात कर रहे हैं, लेकिन हम शुद्ध शुद्ध बोलते हैं तो बोलते हैं करंट इनटू रुकावट। अब यहाँ पे रुकावटें जो होती है वो अलग अलग तरीके से लिख दी जाती हैं। तो वी एल का फॉर्मूला हो गया आई इंटू एक्सएल, वी सी का फॉर्मूला हो गया आई इंटू एक्सी, ठीक है। और एक्सएल की वैल्यू जो होती है वो होती है ओमेगा एल, और एक्सी की वैल्यू जो होती है वो होती है 1 अपॉन ओमेगा सी। अब देखो एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल है, तो ये 2 पाई, ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ होता है ना। तो यहाँ से एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, एफ हो गया, और यहाँ से एक्सी इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई एफ इंटू सी। तो एक्सी जो आएगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो यहाँ से देखो अब जब इतना हो गया तो एक्सएल और एफ का जो ग्राफ होगा वो तो लीनियर हो जाएगा, और इसका जो होगा वो ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ पे एक्सी और ये फ्रीक्वेंसी हो गई, ये तुम्हारा एक्सएल और ये फ्रीक्वेंसी हो गई। ये बात समझ में आई। अब करते हैं क्वेश्चन। अब बताओ यहाँ पे एक्सी का ग्राफ दिया गया है और फ्रीक्वेंसी का दिया गया है, तो
तो XC का अभी अभी हमने बताया ना, XC इक्वल टू क्या होता है, 1/ओमेगा C होता है। तो यहां से ये ग्राफ इसका जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? अगला देखो, लिखा हुआ है अल्टरनेटिंग करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्टेन, कोई एक डिवाइस है, लीड्स ओवर पोटेंशियल डिफरेंस। जो करंट है वो वोल्टेज से लीड कर रही है, और कितना लीड कर रही है, 90 डिग्री। तो हमें पता है कि अभी अभी बनाया था, तो वो कौन सा ग्राफ हो जाएगा, कैपेसिटेंस हो जाएगा, वहां पे कैपेसिटर आ जाएगा। बात समझ में आई? अगर कहता है करंट लैग कर रही है, तो लैग जब करेगी तो हमारा कितना आएगा, तब हमारा आ जाएगा इंडक्टर, क्योंकि करंट यहाँ पे क्या करती है, लैग करती। तो ये देखना किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है, तब वहां से हमारा प्रॉपर आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद थर्ड देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इतना 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 रिएक्टेंस XC है ऑफ अ कैपेसिटर विद फ्रीक्वेंसी F। तो अभी अभी बात हुई भी रही थी, तो XC का और F का ये ग्राफ हमारा अभी अभी बनाया था हमने। ठीक, अब कह रहा है कि एक ग्राफ है, फाइंड द फेज डिफरेंस। देखो यहाँ पे ओमेगा टी प्लस फाई वन मान लो इसको, और यहाँ पे कितना है, ये फाई टू है। ठीक है, तो इसका मतलब फाई वन की वैल्यू जो है वो हमारी आ रही है +π/6, और फाई टू की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है -π/6। तो हमें फेज डिफरेंस निकालना है, तो फाई वन माइनस फाई टू, तो π/6 माइनस -π/6, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। तो π/6 प्लस π/6, तो ये हमारा आ जाएगा π/3। ये हमारा आंसर हो जाएगा कितना, π/3 आ जाएगा। समझ में आया? अब इसके बाद ऑब्टेन द रिलेशन, मतलब प्रूविंग करनी है, और प्रूविंग में कौन सा करना है, इंडक्टर के लिए। तो ये आपको डेरिवेशन के जो नोट्स हैं वहां पे मिल जाएगा। फिर उसके बाद ऑब्टेन द रिलेशन, तो ये बहुत पहले आया था 2003 में, और ये वाला देखा तो 2009, एक मिनट को 2007 में आया। तो अब ये इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं मानी जाती, लेकिन है तो इंपॉर्टेंट। और बोर्ड में जो 90 नंबर 100 नंबर की सोच रहे हैं, तो वो जब सोच रहे हैं तो डेरिवेशन तो भैया करनी पड़ेगी ना, क्योंकि अगर आप 90 प्लस सोच रहे हो तो धोखा आप न्यूमेरिकल में 1 मार्क्स के क्वेश्चन में खाओगे ही खाओगे। तो हम जो चीज धोखा खाने वाली नहीं है उस पर भरोसा करेंगे, तो डेरिवेशन तो सारी ही करके जानी पड़ेगी आपको। न्यूमेरिकल आप कितने कर लोगे, मान लो कोई टफ आ गया क्वेश्चन, तो वहां पे दिमाग नहीं चला तो नहीं चला भाई, क्या कर सकते हो, सॉरी तो बोल पाओगे, सॉरी के अलावा तो कुछ बोल नहीं सकते हो वहां पे। तो ये बात समझ में आई? तो डेरिवेशन की बेटा जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें आप जाइए, प्रॉपर आपको हर एक डेरिवेशन मिलेगी। ठीक है, ना मिले तो आप कमेंट में बता देना, छूट गई होगी हमसे तो वो भी करा देंगे, वैसे चांसेस बहुत कम है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब आप तो कर सकते हो जब पूरी वीडियो देख ली है। कहीं कोई दिक्कत हो तो वो कमेंट में बता दो, और इतना याद कर लो कि अपने यार एक एक दोस्त को तो बताओ कम से कम, है ना। कॉलेज का कोई भी ग्रुप का शेयर, मतलब ग्रुप होगा कोई स्कूल का, तो वहां पे शेयर कर दो कि हाँ सर जो है पूरा एक एक PYQ करा रहे हैं, कहीं कोई मोहलत नहीं दे रहे हैं, और एक एक चीज समझ में आ रही है। अगर आ रही है तो कर दो, नहीं तो यार नहीं आ रही तो क्या कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, बता दो कमेंट में कि सर यहाँ पे दिक्कत हुई थी, तो हम एक बार और वीडियो बना करके आपको समझाने की कोशिश कर सकते हैं। तो अगर इतना समझ में आ गया है तो बस अब अगली वीडियो का वेट करते हैं, और जल्दी ही आपको AC2 की भी वीडियो मिल जाएगी। तब तक के लिए बेटा गुड बाय, टेक केयर ऑफ यू, बाय बाय।